विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल फौज एकेडमी में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का यह आपका पार्ट 5 डाला गया। इससे पहले 4 पार्ट इसके डाले जा चुके हैं। तो इसमें देखिए कि रूमानी कल्पना, इस पार्ट में हम देखेंगे कि रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार से यूरोपियों में फलित हुई। तो देखिए कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से ही नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी अहम भूमिका निभाई। तो संस्कृति और रूमानी कल्पना मतलब एक भाषा की अहम भूमिका रही राष्ट्रवाद के विकास में। तो इसमें कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीतों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूमानियों को देखें, जो एक ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क करते हुए क्या किया, तो इन्होंने विज्ञान और महिमा मंडल की आलोचना की। जो रूमानी थे उन लोगों ने विज्ञान और महिमा मंडल की आलोचना की और उसके जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति, अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। तो इन्होंने जो है राष्ट्रवाद की जो संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किया। जो रूमानी थे, रूमानियों ने संस्कृति के और भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद का विकास किया। तो कभी प्रश्न में आया कि रूमानी कल्पना क्या है, तो रूमानी एक समुदाय है जिसने अपने जो संस्कृति है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास किस आधार पर किया, तो भाषा के आधार पर किया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया। तो रूमानी चिंतक कौन थे, तो जर्मन के दार्शनिक योहान गाटफ्रीड थे, जो सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। उनका मानना था कि जो जर्मन संस्कृति कहाँ है, तो जो आम जनता है जर्मन की, उसमें निहित है। और जो राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों और जन काव्य और लोक नृत्य से प्रकट होती है। जो सच्ची संस्कृति है उनके लोकगीत और जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसीलिए तो आप बोलते रूमानी चिंतक, तो रूमानी चिंतकों का मानना क्या था, तो रूमानी चिंतकों का मानना था कि वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जर्मनी की संस्कृति जर्मनी के आम लोगों में निहित है। और सच्ची राष्ट्रीय भावना किसमें निहित है, तो सच्ची राष्ट्रीय भावना सच्ची आत्मा और लोकगीतों और जन काव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य, तो स्थानीय जो बोलियां हैं, स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने के उद्देश्य से प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। तो उनका जो मानना था कि जो आधुनिक संदेश है उसे सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। उनमें अधिकांश लोग जो थे वो निरक्षर थे और यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू हुआ था। इसीलिए 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। और जो रूस है, प्रशा है और ऑस्ट्रिया जैसी जो बड़ी शक्तियां हैं, उन्होंने क्या किया, तो विभाजन कर लिया। यद्यपि पोलैंड एक स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। पोलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, पर जो राष्ट्रीय भावना तो संगीत और भाषा के माध्यम से पोलैंड में राष्ट्रीय भावना जागृत रही। और उसी प्रकार से मसलन कैरोल और कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने आपेरा और संगीत से गुणगान किया। और पोलनेस और माजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदला गया। तो जो यहाँ के जो राष्ट्रीय नृत्य क्या है, तो राष्ट्रीय नृत्य थे पोलेंस और
माजूरका, पोलेंस और माजूरका जैसे जो नृत्य थे उनको क्या राष्ट्रीय प्रतीक में बदला गया। और भाषा के आधार पर, तो भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब रूस ने कब्जा कर लिया, तो रूस ने कब्जा किया तो जो पोलिश भाषा है उसको स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया और रूसी भाषा को अब जबरदस्त लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया और उसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार माना। तो रोमानियों ने राष्ट्रीय जो भाषा के माध्यम से विरोध किया और भाषा को क्या बनाया, अपना हथियार बनाया। स्कूलों से भी राष्ट्रीय भाषा, स्कूलों में राष्ट्रीय भाषा कौन सी बनाई गई, तो स्कूलों में राष्ट्रीय भाषा रूसी रखी गई और पोलिश भाषा को वहाँ से हटा दिया गया। और जो चर्च का आयोजन होता था तो चर्च में और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में जब चर्च और धार्मिक स्थलों ने रूसी भाषा को नहीं माना, किसको माना, तो पोलिश भाषा को माना, तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। जो धार्मिक संस्थान के जो मुखिया थे उनको जेल में डाल दिया गया और रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया की जेल तक पहुंचा दिया। तो जो पादरी और बिशपों थे उनको साइबेरिया की जेल में डाल दिया गया। और क्यों डाला गया, क्योंकि इन लोगों ने रूसी भाषा को नहीं माना था, रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। तो जो पोलिश भाषा है, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखी जाती थी। तो यदि प्रश्न आया कि यूरोपवासियों ने किस प्रकार से संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय भावना का विकास किया, तो आपको ये चीज़ें नोट करना है कि राष्ट्रीय भाषा एक तो लोक नृत्य और लोक संगीत और संगीत के माध्यम से और अपनी भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि भूख कठिनाइयों और जन विद्रोह। तो 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाई लेकर आया और 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों में लघु उद्योगों के अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, लेकिन आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के इन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था और कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे, खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ते जा रहे थे और वर्ष में फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल गई। तो इस प्रकार से ये हुआ था भूख और कठिनाइयों का जन आंदोलन। इसके बाद आगे देखिए कि भूख और कठिनाइयों से क्या आंदोलन हुए। तो खाने पीने में कमी और व्यापक बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। तो कब, तो 1848 में जो पेरिस के लोग हैं सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप्स को भागने पर मजबूर कर दिया गया। तो जो लुई फिलिप्स जो अध्यक्ष थे उनको भागने पर मजबूर कर दिया गया और राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की और ने अब जो राजा का तंत्र है उसे समाप्त करते हुए एक गणतंत्र या संविधान के निर्माण की घोषणा की गई और 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान करने की बात रखी गई और काम के अधिकार की गारंटी दी गई और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। तो इस प्रकार से
ये कृषक विद्रोह या कृषक आंदोलन किस प्रकार से हुआ। यदि कृषक आंदोलन के बारे में पूछता है तो आपको लिखना है कि कृषक आंदोलन या कृषक विद्रोह। तो 1848 का एक ऐसा वर्ष था जहां पर खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग कहाँ उतर गए, तो सड़कों पर उतर आए और जगह जगह पर अवरोध लगाया गया और लुई फिलिप्स को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा की और इस गणतंत्र के माध्यम से 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेशिया में बुनकरों ने एक ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह किया जो कच्चा माल लेकर निर्मित कपड़ा देता था, परंतु दाम बहुत कम थे। तो हम देखते हैं कि उदारवादियों की क्रांति। तो उदारवादी 1848 की उदारवादियों की क्रांति किस प्रकार से उदारवादियों की क्रांति हुई। तो देखिए, उदारवादियों की क्रांति 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गियों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की। तो 1848 में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां सब अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र और राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गियों के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोर दिया और उन्होंने बढ़ते जन आंदोलन का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। और यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। तो ये क्रांतिकारी या उदारवादियों के द्वारा किया गया आंदोलन। तो उदारवादियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसके कारण क्या हुआ, तो 1848 में जो आंदोलन हुआ, तो यह आंदोलन गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसानों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। यह मध्यम वर्गीय आंदोलन था। इस आंदोलन से राजा को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ा और अपने देश को क्या करना पड़ा, गणतंत्र घोषित किया गया और संविधान के माध्यम से और सार्वत्रिक मताधिकार के आधार पर यहाँ पर क्या हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में लाना चाहते थे। तो स्वतंत्र राष्ट्र जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरिया साम्राज्य यहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों में संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ा गया। तो इस प्रकार से उदारवादियों के द्वारा क्रांति की गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने, तो ये है फ्रैंकफर्ट शहर। तो फ्रैंकफर्ट शहर क्या है इसके बारे में देखिए। तो फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया गया। तो फ्रैंकफर्ट शहर में क्या हुआ, तो जर्मनी इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने मिलकर के एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। जो फ्रैंकफर्ट शहर है वहां पर मतदान हुआ और कितने उम्मीदवार आए, तो 831 उम्मीदवार आए और इन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। तो यह संसद कहाँ आयोजित हुई, तो यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिससे संसद के अधीन रहना था।
तो अब इसमें फ्रैंकफर्ट शहर में जो लोग 831 लोग जो चुनाव जीत करके आए थे, उन लोगों ने संसद अपना बनाया। कौन सा? तो सेंट पॉल चर्च को संसद बनाया। और ये सभी सदस्यों ने क्या चाहा कि अब एक राजा, मतलब इनकी अध्यक्षता के लिए एक राजा को तैयार किया गया, और जो राजा है वो संसद के अधीन होता। उन्होंने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, जो उन्होंने उसे वहां कुलीन वर्ग और सेना के विरोध बढ़ गया। तो प्रशा के राजा कौन? जो प्रशा के राजा है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। तो ये जो राजा थे, इन्होंने क्या किया? इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा का साथ छोड़ना वो जो है निर्वाचित सभा के विरोध था। राजा ने राजाओं का ही साथ दिया, और जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, जब राजा ने इसको अस्वीकार किया तो कुलीन वर्ग और सेना का क्या हो गया? विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, और सबके मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, और इससे वे उनका समर्थन खो बैठे, और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई, क्योंकि राजा ने अस्वीकार कर दिया अपने पद को, तो इसलिए असेंबली भंग हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद में महिलाओं की क्या भूमिका थी। इससे पहले हमने देखे जो फ्रैंकफर्ट शहर, यदि क्वेश्चन में आया फ्रैंकफर्ट शहर में जो आतंक हुआ था या जो भी चीज़ हुई थी, तो उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें लिखना है कि फ्रैंकफर्ट शहर में क्या हुआ। तो जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में एक राजनीतिक संगठन फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर के जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया गया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट शहर में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट ऑफ चर्च में आयोजित हुई, और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, और इस राष्ट्र की अध्यक्षता कर ऐसे राजा को सौंपी गई, जो तो एक राजा को सौंपी गई। वो राजा थे प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इसे अस्वीकार करने से कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, और लास्ट में असेंबली क्या हो गई? तो भंग करने में मजबूर हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं कि उदारवादी आंदोलन। तो उदारवादियों के द्वारा जो आंदोलन हुआ था, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो महिलाओं की भूमिका के बारे में पूछा गया, तो आपको लिखना है। देखिए कि उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था, है ना, विवादित था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो महिलाओं ने एक सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। आपको पॉइंट में लिखना है कि महिलाओं के राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिकायतें की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान, तो असेंबली के जो चुनाव होते थे उसमें से मताधिकार से वंचित रखा गया। तो महिलाएं मताधिकार में भाग नहीं लिया करती थी। फिर जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक और दीर्घा में खड़े होने दिया। तो जो संसद स्थापित हुई थी, वहां पर महिलाएं सिर्फ दर्शक के रूप में ही खड़ी रह सकती थी। हालांकि रूढ़िवादी ताकतों ने 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुए, किंतु वे पुराने व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई, और राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की रियासतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुका था। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में
भूताशत्व और बंधुआ मजदूर समाप्त कर दिए गए और हैबर्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि उससे निरंकुश में मेग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हुआ। तो इस प्रकार से यह हमने आपको ये अध्याय 1 के जो पार्ट 5 डाले हैं। इस और आने वाले वीडियो में हम अब जर्मनी और जो रूस है इनकी स्वतंत्रता किस प्रकार से इन्हें प्राप्त हुई इसके बारे में जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्र छात्राओं का अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।